Hi everyone, this is me Sia Sopa and welcome back to my YouTube channel. This video is extremely important for both CA Inter as well as final students. ये सबसे tricky portion लगता है सभी students को, whether you are in Inter or in final or even in foundation. This topic is case studies. Case studies मुझे भी बिल्कुल कभी अच्छी नहीं लगी because the more you try to understand a particular question, a particular concept, आपको ऐसा लगता है ये तो यहाँ से भी हो सकता है, ये तो इस particular topic से भी हो सकता है. I understand that and I have handled it and I'm sure all of you must also have had a terrible experience with case studies in your past. So ये video एक बहुत ही brief step है, procedure है on how I handled case studies and how you can too. So without any further ado, let's get into the video. सबसे पहला step is to understand the problem statement. Now a lot of students do mistake in this particular section itself. वो एक बार पढ़ते हैं केस स्टडी को and then they get so confident or they think that they have such less time कि वो उसी एक particular reading में कुछ ऐसी important details miss कर देते हैं जिससे पूरा question गलत हो जाता है. Now what I used to do was मैं पहले पूरी केस स्टडी कभी नहीं पढ़ती थी, मैं सीधा क्वेश्चन पे आती थी और मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उसको एटलीस्ट 2 times आई यूज टू स्टडी. फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से किसी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो वो किसी भी अफेक्ट हो रहा है, किसी भी वे से हो सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी में रेवेन्यू क्यों डिक्रीज हो रहा है. कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, कॉस्ट बढ़ गई है इसलिए हो रहा है, या फिर देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स लाइक कंपटीशन बढ़ गई या फिर समथिंग एल्स. सो यू विल हैव टू फर्स्ट एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द क्वेश्चन विच एक्चुअली द केस स्टडी इज ट्राइंग टू हैंडल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब्जेक्ट्स में जो जैसे प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं. आजकल ऑडिट में भी बहुत ज़्यादा केस स्टडीज आने लग गई हैं. इनफैक्ट मेरे एग्जाम में केस स्टडीज आई थी ऑडिट में एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू एनालाइज कि ये पर्टिकुलर किस ऐसे से हो सकता है या किस पर्टिकुलर चैप्टर से ये टॉपिक हो सकता है. आई डोंट वांट यू टू मेक द सेम मिस्टेक. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी डिटेल्स जो उस क्वेश्चन में लिखी है उसको प्लीज़ स्किप मत करना. उसको जल्दीबाजी में आप डोंट ट्राई एंड डोंट ट्राई टू बी ओवर कॉन्फिडेंट. अगर आपको आता भी है तब भी प्लीज़ थॉरो रीडिंग तो ज़रूर करना. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई की एरियाज. आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा, समझ लिया. अब ज़रूरी है कि आप ये भी समझें कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कौन से एरिया से आया है, की एरिया क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. तो वो आप सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जब आप थोरो रिविजन कर रहे होंगे और बार बार एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक पर्टिकुलर चैप्टर को बार बार रिवाइज करेंगे. तो सेकेंड इज टू आइडेंटिफाई की एरियाज फ्रॉम विच द टॉपिक, फ्रॉम विच द क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज़ टू अप्लाई रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स. आपको समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सेकेंड, आपको समझ आ गया कि अच्छा ये जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया है. फिर आपको अपने जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे एनालाइज होंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो उनको इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर केस स्टडी में, वो समझना भी उतना ही ज़रूरी है. सो द थर्ड थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई की एरियाज एंड टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को फॉर एग्जाम्पल ऑडिटिंग के जो भी रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं, आप देखो कि ये केस स्टडी किस चैप्टर से आई है, किस स्टैंडर्ड से आई है, क्या रेलिवेंस है उसका, और आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकती हैं. सो थर्ड स्टेप इज टू अप्लाई रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स टू दोज केस स्टडीज. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज़ टू राइट योर आंसर. अब आंसर कैसे लिखते हैं? एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है केस स्टडी सॉल्व करने का. यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या है. ICAI के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उनमें वो प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो होता है और आपको भी वही फॉर्मेट फॉलो करना है. आप सीधा आंसर लिख के और कंक्लूजन लिख के नहीं आ सकते, आपको मार्क्स नहीं मिलते. आपको सबसे पहले पूरा केस का एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस को लिखना है. देन यू हैव टू लुक फॉर सोल्यूशंस, और सोल्यूशंस लिखना है, या फिर अगर आपको लगता है कि गिल्टी है, नॉट गिल्टी है ऑडिट वाले में, तो वो आपको मेंशन करना है. एंड देन यू हैव टू राइट कंक्लूजन एट द एंड. तो 3 पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं और ये हर केस स्टडी के लिए रेलिवेंट होते हैं, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो कॉस्ट हो. कॉस्ट में तो अब खैर, बट इफ़ यू आर एन इंटर स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि केस स्टडी जो है वो कितनी रेलिवेंट है और आपको कैसे उसको टैकल करना है. तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और ये फॉर्मेट सिर्फ आपके CA एग्जाम्स के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम आप दो उन सब के लिए रेलिवेंट होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. IBS के पेपर में भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है वो फॉर्मेट फॉलो करना. अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, रिव्यू करना. अगर आपने एक बार केस स्टडी पढ़ी और आप एक ही बार में उसको सॉल्व करोगे और आप सोचोगे कि हाँ अब तो आई हैव बिकम अ प्रो, अब मैं जाकर एग्जाम में लिख सकता हूँ, नहीं हो पाएगा गाइस.
practice is the key. Practice makes a man perfect. So you have to keep on revising, you have to keep on reviewing कि आप उस केस स्टडी को कैसे सॉल्व कर रहे हो, कोई भी केस स्टडी कैसे सॉल्व कर रहे हो, whether you are becoming pro at it, whether you are taking less time than before. ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप एक केस स्टडी पे ही पूरे 3 घंटे बिता दोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स 15 मार्क्स लेके आ पाओगे. बट यू विल हैव टू हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड कि आपको हाफ एन आवर 45 मिनट से ज़्यादा एक केस स्टडी पे ना लगे. तो उसके लिए सेल्फ प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू. प्रैक्टिस द पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट पेपर्स, practice RTP, MTP. So do that, and I'm sure that you will be seeing constant progress, constant growth, and that is going to help you in tackling all kinds of problems जो case study से related हो सकती है. So I hope this video was helpful to all of you. Case study handle करना थोड़ा tricky है, but if you follow these steps line wise, तो आपको काफ़ी help मिलेगी. And practicing is very important. Do not ever forget that. Now take care of yourself. All the best for your exam. Thank you for watching.